हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जितने भी 6 फंक्शंस हैं सबका डोमेन और रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच जो होती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको मैं ऐसी टेक्निक के साथ, ऐसी ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे। इससे संबंधित 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई बोर्ड में आते देखा गया है और अन्य बोर्ड में भी इसी प्रकार से आता होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ हमें आना चाहिए। और प्रिंसिपल वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, मतलब रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होती है। डोमेन और रेंज के बारे में मैं आपको इसके बाद क्लियर करूँगा। डोमेन, कोडोमेन या रेंज क्या होती है प्रैक्टिकली मैं आपको आज हमेशा के लिए सिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने पीछे बोर्ड पे एक टेबल बनाई है और उसी की सहायता से आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से। ये फंक्शन 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसा कि मैंने माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में आपको बताया था STC, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स मैंने लिया। तो ये STC, यहाँ पे ये STC की से आप समझ सकते हैं 3 कौन से फंक्शन लेने हैं, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स। तो ये लिया हमने। साइन इन्वर्स का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 to +1 और इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से जाने जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि होता है तो काफ़ी लंबा, जब हम इसका ग्राफ बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, पूरा ग्राफ नहीं, बिल्कुल उसमें मुख्य मान जो है उस ब्रांच का वो क्या, कौन सा पार्ट कंसीडर किया गया वो बताऊंगा मैं आपको। तो साइन इन्वर्स का जो होता है आप इसको याद करेंगे, एक तो याद करना ही पड़ेगा, या इसको याद करने का तरीका होता है जैसे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो वहाँ पर ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर ये रेंज कहलाती है उस ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स की। और यहाँ वही चीज़ जो वहाँ रेंज होगी वही चीज़ यहाँ पर डोमेन में आ जाएगी, और जो वहाँ डोमेन में आएगा वो वहाँ यहाँ रेंज में आ जाता है। तो वहाँ पे रेंज में पूरा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। प्रिंसिपल का मतलब पूरा नहीं लेंगे बल्कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही माना जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन जो है -1 से +1 क्लोज इंटरवल में, और रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 हुआ। अब ये याद होने के बाद टेन का क्या होता है, टेन जो है पूरा R पर डिफाइन होता है। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यही भी क्लोज इंटरवल में लिखा है, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में लिख देना है, ठीक। इसी तरह से कोसेक का जो होता है R माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, और इसका जो रेंज है वो -π/2 से प्लस, जो पहला है वही माइनस सिंगलटन सेट 0 ये लिया। इसी तरह से बाकी जो बचा है यहाँ CCS कोस में, क्योंकि कोस की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही होती है जो साइन की होती है, तो यहाँ पे कोस इन्वर्स का भी वैसा ही होगा। डोमेन -1 से +1 क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक, और ये कोट का डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन, और सेक इन्वर्स का R माइनस जितना यहाँ पे ये भी उतना ही हुआ। अब ये यहाँ से देखें, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज -0, यहाँ पे ओपन हुआ इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to π कोट का, और सेक का हुआ क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस सिंगलटन सेट π/2, क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता है इसलिए माइनस कर देते हैं। तो ये आपका याद करने की टेक्निक सिखाई मैंने, बताई। इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल इतना है, -π/2 से +π/2 है। यहाँ पे टेन में वही ओपन में आ जाता है, और कोसेक में वही क्लोज इंटरवल माइनस सिंगलटन 0 आता है। इसी तरह से इसमें क्लोज इंटरवल, फिर ये ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल में से -π/2 होता है। क्लियर हो गया। मैं अब आपको बताता हूँ कि डोमेन, रेंज और या कोडोमेन क्या होता है किसी भी फंक्शन का या किसी रिलेशन का। तो ये समझने के लिए आप सबसे पहले तो इसको ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि आप जब किसी क्वेश्चन को करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है।
जैसे आपकी बुक से ही हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे लिखा है कोसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले और इसने कहा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगी। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यदि आप फॉर्मूले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपके सामने बताऊंगा, समझाऊंगा। इसमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। तो अब इसको करते हैं, कैसे किया जाता है समझें। कोसेक इनवर्स रूट के अंदर -2, या फॉर्मूला आपको याद होगा कोसेक इनवर्स -x = वहाँ पर भी मैंने STC बताया था, तो माइनस निकालने के लिए इसमें सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x। क्योंकि CCS वाले में जो होगा उसमें पाई माइनस होता है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको लिखेंगे हम कोसेक माइनस में इनवर्स √2। अब देखिए रूट में क्या वैल्यू होती है, √2 कोसेक की में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं साइन 45 का 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का यहाँ पे हम लिख दें माइनस कोसेक इनवर्स या कोसेक π/4, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक π/4 जो होता है वो आपका √2 होता है। अब यहाँ से माइनस ऐसी रहेगा, कोसेक इनवर्स कोसेक को एडजस्ट कर देगा तो ये होगा -π/4। तो क्या ये -π/4 जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल रेंज ये है -π/2 से +π/2 माइनस इतना, तो ये बिलोंग कर रही है इसको या नहीं कर रही है। यदि बिलोंग कर रही है तो यही प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये बिलोंग कर रही है -π/2 से +π/2 माइनस सिंगल टर्न 0, इसको बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब आंसर -π/4 आपका हो गया। क्लियर है? इसको ऊपर बताते हैं यहाँ से क्योंकि -π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इसके प्रिंसिपल वैल्यू को। -π/4 ही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा था। कोई डाउट है? इसी तरह से और एक एग्जांपल बता देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। हम अब की बार ऐसा लेते हैं जिसमें पाई का यूज हो, जैसे कोस इनवर्स -1/√2। फॉर्मूलों का याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जितने फॉर्मूले बताए हैं इसके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए होते हैं, वहाँ पे जो है आपको दिया होता है कि इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर आप निकालिए, तो वो भी बता दिए जाएंगे यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो। जैसे हमने लिया दूसरा एग्जांपल, कोस इनवर्स -1/2। अब यहाँ से पहले समझें, हम जानते हैं कोस इनवर्स -x जो होता है वो होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स x, सॉरी पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होती है वैल्यू आपकी कोस 60 डिग्री, कोस π/3 की। तो यहाँ से पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस एडजस्ट हुआ, ये माइनस π/3 हुआ, ये हो गया 2π/3। अब इसको चेक करो कि ये उसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो बिलोंग करता है ये क्लोज इंटरवल 0 to पाई को। ये 120 डिग्री है, ये 0 से 180 डिग्री है, तो इसके बीच में 120 आता है इसलिए बिलोंग, तो ये 2π/3 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ये समझा दिया। इसका यदि आप इसके फॉर्मूले ठीक से तैयार करते हैं और जो है तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की भी। और एक दो एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं जो बहुत ही आसानी से आप सिंप्लीफिकेशन के लिए भी कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो मैं आपको बताना हूँ अभी क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है। To simplify the inverse trigonometric functions, यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ये आपको इन्वर्स में भी क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में भी ये काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी यही काम आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ही इसको यूज़ करते हैं। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन सपोज करिए आपके पास है रूट a² - x², तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा x = a cos थीटा या और x = a sin थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे x की जगह a² cos² हो जाएगा, a कॉमन बाहर निकल आएगा, जैसे यहाँ दिखाते हैं हम करके। रूट a² - x² हो गया आपका a² - a² cos² थीटा = रूट के अंदर a² बाहर आ गया 1 - cos² थीटा, यहाँ से a बाहर आया, ये sin² थीटा हो गया, तो यहाँ से a sin थीटा निकल गया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आपने ध्यान दिया इसको क्यों लिया, a² - x² था, तो इसमें जो फॉर्मूला है sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, और sin² = 1 - cos² और cos² = 1 - sin² होता है, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर 2, रूट a² + x² हो यदि, तब क्या करोगे, तो यहाँ पे पुट x = a tan थीटा और x = a cot थीटा रखोगे आप, तो फिर उसी तरह से इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बाहर निकल आएगा। तीसरा, यदि रूट के अंदर x² - a² है तो सब्स्टिट्यूशन करोगे, चलाया नहीं था क्या, हाँ, पुट करोगे आप x = a sec² थीटा या और x = a cosec², ये पुट करोगे, a + x/a - x, इस तरह का कुछ भी होगा तो आप पुट करेंगे x = a cos 2 थीटा। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करने से जो आपके क्वेश्चंस होंगे, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हों, चाहे कहीं पर आपका इंटीग्रेशन के हों, यही सब्स्टिट्यूशन होगा। इससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है और आगे वो आपको रास्ता मिल जाता है कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए क्वेश्चन को। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप हमेशा के लिए लिख लें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ध्यान देंगे। इसके अलावा और एक चीज़ लिखें, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा है, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो ये आपका होता है tan π/4
माइनस थीटा और माइनस या प्लस, जैसे कि वहाँ चिन्ह लिखे उसी हिसाब से ये बना है, माइनस और प्लस। इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें बहुत सी जगहों पर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का समझाऊंगा जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप एक फॉर्मूला कॉपी बनाएं, मेरा सजेशन है। फॉर्मूला कॉपी पे केवल ये जिस तरह से मैंने आपको कंसेप्ट बताया है इसी तरह से आप फॉर्मूला कॉपी पे बना करके लिख लें, और जब भी कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो फटाफट अपनी फॉर्मूला कॉपी लेंगे। या कोई चैप्टर रिवाइज करना होता है तो इस तरह से आपको चैप्टर रिवाइज करने में केवल 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। हाँ, एक सजेशन ये भी है आपको कि जब किसी टॉपिक को आप शुरू करते हैं और मान लो वो टॉपिक आपका घर पे कर रहे हैं, फॉर्मूला तैयार एक दिन में तो सारा होगा नहीं, धीरे धीरे करेंगे। तो जैसे जैसे आप टॉपिक को मान लो 6 दिन 7 दिन या 3 दिन चलाते हैं तो तीनों दिन जितने फॉर्मूले हैं सब आप राइट करके और उनको एक बार चेक जरूर करें। मैंने देखा है कि स्टूडेंट राइट कर लेते हैं, इनको मिलान नहीं करते, गलत ही फॉर्मूला याद होता चला जाता है। तो आप इसको राइट करें, फिर अपनी फॉर्मूला कॉपी से उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने पर यदि ठीक आता है तो ठीक। तो इस तरह से आप पाएंगे यदि आप पहले दिन में 10 मिनट में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो दूसरे दिन में 8 मिनट में लिखेंगे, तीसरे दिन में 7 मिनट लिखेंगे और फिर चौथे दिन 5 मिनट में फॉर्मूले वही पूरे चैप्टर के लिख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई का कर देते हैं, आपको समझ में आएगा किस तरह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे हम सिंप्लीफाई का। जैसे कि देखिए सिंप्लीफाई करना है आपको tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। अभी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको समझाया है उसमें देखें, a² प्लस यहाँ पे प्लस में है बीच में, तो a² + h² का फॉर्मूला क्या है, वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहा है, तो वहाँ पे करने के लिए कहा है x = a tan थीटा या x = a cot थीटा। तो मैं यहाँ पर x = a tan थीटा पुट करता हूँ, पुट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि लास्ट में ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको निकालने के बाद ये tan इनवर्स के लिए tan आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स ही tan को एडजस्ट करेगा और कोई दूसरा टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करेगा। तो पुट x = a tan थीटा हमने लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, tan थीटा = x/a हुआ, और इम्प्लाइज थीटा = tan इनवर्स x/a। अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स हमेशा ऊपर से नीचे लिखा जाता है, इस लाइन से भी इस लाइन पर आ रहे हैं, ये बीच में तो सब्स्टिट्यूशन हमने लिखा है। √1 + a की जगह यहाँ क्योंकि a नहीं है 1 है तो 1 रहेगा, तो x आ जाएगा आपका, ये आपका हट जाएगा। तो 1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा, ये आपका हुआ tan इनवर्स 1 + tan² का मतलब √sec² थीटा - 1/tan थीटा। tan इनवर्स sec² में sec होता है, sec थीटा - 1/tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो। tan इनवर्स sec को तोड़ोगे तो 1/cos थीटा - 1/sin थीटा cos थीटा। tan इनवर्स 1 - cos थीटा sin थीटा आया, cos से cos कैंसिल हो गया। इसके बाद tan इनवर्स ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जहाँ पर cos के फॉर्मूले में -1 आए, तो हमारे पास में यहाँ
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे भी थीटा बाई में साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, क्योंकि हम यहाँ देखें कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। इधर बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ से पा रहे हैं हम tan इनवर्स, ऊपर देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये पावर कैंसिल, तो इस तरह से हुआ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब मैंने कहा था आपको शुरू में ही कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि tan इनवर्स के लिए ये पूरा tan में आना चाहिए, तभी tan इनवर्स एडजस्ट होगा। तो देखिए tan में आ गया। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं करते, छोड़ देते हैं, थीटा बाई 2 हुआ, थीटा बाई 2 मीन्स 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देखो यहाँ से आया tan इनवर्स x है, तो ये हो गया आपका 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए फंक्शन इतना बड़ा और ये इससे छोटा सा फंक्शन आ गया, तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन्स क्या होते हैं और कोडोमेन क्या, मतलब रेंज क्या होता है, इन सब के वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ हो सकता है आप में से कई बच्चों को अभी यही ना समझ में आ रहा हो कि डोमेन और रेंज होता क्या है, तो मैं इसको भी 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा। डोमेन नंबर 1, कोडोमेन नंबर 2, डोमेन, और नंबर 3 है होता है रेंज, किसी भी फंक्शन का या रिलेशन का। कैसे देखते हैं, तो हम इसको लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स है, कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचने के लिए चलेंगे तो एफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, हो सकता है लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे इसमें y आया और x आया। तो अब हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बताते हैं, ये x x डैश, y डैश, ये ओरिजिन होता है। तो किसी भी फंक्शन में जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज इंडिपेंडेंट एंड वैल्यू ऑफ y आर डिपेंडेंट ऑन x, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या इंडिपेंडेंट है वो चीज़ कोडोमेन में आएगी, और जो वैल्यू निकल के आती है डिपेंडेंट में, मतलब बाई एक्स पे, वो आपकी रेंज हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज होती हैं, तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू, कोडोमेन का मतलब मीन्स होगा एक्स एक्सिस, या ये भी कह सकते हो पॉइंट्स, ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। डोमेन का मतलब all points, all those points
on x-axis on which fx is defined, और रेंज मीन्स होता है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। कहने का मतलब वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आती हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट में है, लिखता हूँ पी एक्स वाई, तो यहाँ से ये पॉइंट में ये डिस्टेंस, या मैं इसको ए भी लिख लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस आपका ए हुआ और ये डिस्टेंस बी हुआ। तो ये बी जो है ये रेंज को दिखा रहा है और ये आपका डोमेन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता, हम और चीज़ से समझाते हैं आपको, ग्राफ लेकर बता देते हैं। जैसे मैंने कल्पना करो साइन का ग्राफ ले लिया, साइन एक्स का, अब आप देखें इसमें ये वैल्यू आपका यहाँ पे 0 डिग्री, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2 पाई, इस तरह से जा रहा है। इसी तरह से इधर को भी जाएगा, -π, यहाँ पे माइनस का 2 पाई, इस तरह चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स, ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे पूरे पे डिफाइन हो रहा है, तो आर हो गया। रेंज, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अधिकतम वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पे प्लस में 1 जा रही है और यहाँ पे इधर को जा रहे हैं तो माइनस में 1 जा रही है। तो रेंज ऑफ साइन एक्स क्या हुआ? वो आपका हुआ -1 to +, क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो इस तरह से हमने देखा वाई एक्सिस पे जो वैल्यू जाती है वो रेंज में जाता है और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो डोमेन होता है। इसके अलावा आप और भी ये समझ सकते हैं, किसी फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है डोमेन रेंज के बारे में। डोमेन होगा किसी फंक्शन का ही होगा, तो डोमेन का मतलब सीधा सा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, और कोडोमेन का मतलब और अधिक एक्स एक्सिस पे ऑल पॉइंट से, और रेंज का मतलब जो डोमेन के एक्स एक्सिस की वैल्यू होती हैं उन पर वाई की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलती है वो उसके रेंज में आती है। कहते हैं वाई एक्सिस के पे जो वैल्यू आती है वो रेंज के को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर हुआ? मैं ये समझ रहा हूँ आपको। अब आगे नेक्स्ट मैं आपको अगला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन का शुरू करूँगा। तो अगले टर्न पर यदि आपको ये मेरा टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आया है, आपने पसंद किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर उनके आपको मिलते रहें और आप उनका लाभ उठाएं। और यदि समझ में आ रहा है तो आप अपने साथ के उन बच्चों को जो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी बताएं। और यदि आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिकली तो आप व्हाट्सएप पर मेरे मोबाइल नंबर 8126213708 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।